हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु थापा एग्जाम बड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं मैं। वो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आरओ का जो पेपर आ रहा है और जो पीसीएस का पेपर आ रहा है उसके लिए। तो प्रीलिम्स में एक सोची समझी रणनीति के तहत अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 70 प्रश्न यहां से जो मैं 100 टॉपिक आपको बताने वाला हूं जीएस के वहां से फंसेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इन बचे दिनों में आप इन 100 टॉपिक्स पे पूरा फोकस करके जाएं और अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर आप चाहते हैं 70 प्रश्न स्कोर करना तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमी में। ठीक है ना। इकोनॉमी में आपको मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो देखते हैं हम लोग क्या सामाजिक विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर ये इकोनॉमी में सोशल डेवलपमेंट का एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार प्रश्न आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक आप देखिए कौन सा है। गरीबी है, बेरोजगारी है और सामाजिक असमानता है। ठीक है ना, यहां सही कर लीजिएगा, असमानता है, सोशल इनइक्वालिटी है, मतलब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इनइक्वालिटी। देखिए यहां से दोस्तों जो प्रश्न आते हैं इनके कॉन्सेप्ट से तो आते ही हैं। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहां से वक्र से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मतलब कि कर्व से। ठीक है ना, तो कर्व आपके अलग अलग कर्व होते हैं। कुजनेट कर्व होता है, ठीक है, फिलिप कर्व होता है, लॉरेंस कर्व होता है। ये सारे जो कर्व्स होते हैं यहां पर आपके प्रश्न बहुत बनते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका आता है वो बेटा कहां से बनता है, पॉलिसीज से बनता है, योजनाओं से बनता है। और हम लोग इसी को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। देखिए, आप बीओ का पेपर हुआ है उसमें भी योजनाओं से प्रश्न आए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे 2017 का, पीसीएस का, 19 का, तो वहां पर भी पॉलिसीज के अच्छे क्वेश्चन आए हैं जो कि आपको डिफिकल्टीज में डालते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहां पर आप लोग इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा फोकस करते हुए चलें, गरीबी, बेरोजगारी और आपकी जो सोशल इनइक्वालिटी है वहां पर। और इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस आप करें कहां पर, कर्व्स में, और जो आपके योजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उन पे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कृषि। देखिए, कृषि के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कृषि में याद रखिएगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, याद रखिएगा क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कृषि को आपको फोकस करना है। इसमें आप देखेंगे कि भूमि सुधार से आपके प्रश्न आए हैं। कहां से प्रश्न आए हैं, आप अगर देखेंगे तो भूमि सुधार से आपके प्रश्न यहां पर आए हैं, लैंड रिफॉर्म जिसको बोलते हैं। इसमें आपको फोकस करना है आजादी से पहले क्या था, जिसमें आपका रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है ना, तो रैयतवाड़ी आपका, उसके बाद महलवाड़ी और जो आपका परमानेंट सेटलमेंट वाला था, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है। आजादी के बाद, आजादी के पश्चात कौन कौन से टेनेंसी रिफॉर्म्स आए हैं आपके, उसको भी फोकस करना है। पिछली बार यहां से एक प्रश्न आया था, यहां से इस बार भी एक प्रश्न आ सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर में है वो है पॉलिसीज। 2014 के बाद और 2014 से लेकर 20 तक जो पॉलिसीज हैं उसमें आपको फोकस करना है। आइए हम लोग देखते हैं यहां पर हमारा छठा टॉपिक कहां से है। छठा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स से है। कौन सी रिपोर्ट से है, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका मानव और सतत विकास है, वहां से प्रश्न आता है। और यहां पर आपको फोकस करना है रिपोर्ट में और सूचकांक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से आप देखेंगे लगातार यहां से प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, पिछली बार भी आया था, इससे पहले भी आया था। रिपोर्ट में कौन कौन से संकेतक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनको भी आपको फोकस यहां पर करते हुए चलना है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से इसको देखेंगे आप। यहां पर आप देखते हैं छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पर लगातार डब्ल्यूटीओ से, आईएमएफ से, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक से, यहां पर हमेशा उनकी स्थापना से लेके उनके कार्य, उनके हेड ऑफिस, इनको एक स्टेटमेंट के तौर पे वहां पर बना के दे देते हैं प्रश्न। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको फैक्चुअल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसके बाद आपका मुद्रा नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करते हैं, उस पर पूरा आपको फोकस रखना है। वहां से प्रश्न आपके हमेशा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीति आयोग। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, नीति आयोग, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब है नहीं, नीति आयोग है, तो यहां से इस पे प्रश्न आते हैं। कुछ पार्ट इसका कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आ जाता है, ठीक है ना, और कुछ पार्ट इसके जो कार्यभार हैं उससे संबंधित आता है। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों याद रखने हैं। वित्त आयोग एक इंपॉर्टेंट है, अभी बीओ का आपने पेपर देखा होगा, यहां पर उससे प्रश्न आपको मिले हैं और अच्छे प्रश्न मिले हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब चीजें आपको थोड़ा सा फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों पढ़नी पड़ेंगी। नीति आयोग में, वित्त में आ चुका है तो फिर से नीति आयोग में आने की संभावनाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी का पोर्शन है दैट इज व्हाट, योर इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, यहां से आप मान के रखिए 2 से 3 प्रश्न इस बार आएंगे। पिछली बार कोई प्रश्न नहीं आए थे,
इस बार आने की संभावना यहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पिछले के ट्रेंड को फॉलो करते हुए जाते हैं और यूपीपीएससी वाले इसी से खेलेंगे थोड़ा सा। मुझे लगता है यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो ये जरूर अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा आप लोग। उसके बाद आती है स्कीम्स। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का एक सेक्शन होता है सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक विकास से संबंधित जितनी भी स्कीम है, फिर चाहे उद्योग की स्कीम हो, ठीक है ना, फिर चाहे सर्विस सेक्टर की स्कीम्स हो, कृषि की हो, सामाजिक स्कीम्स हो, पूरी जो आपकी स्कीम्स है, पॉपुलर, खासकर पॉपुलर स्कीम्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। जैसे पिछली बार पीसीएस में पहल स्कीम पे प्रश्न आ गया था, ठीक है ना, इस बार मनरेगा पे डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है, या कोई और है ना आपकी जो नई स्कीम चली है उन पे प्रश्न आ सकते हैं। तो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी स्कीम्स जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारी स्कीम्स के अनाउंसमेंट हुए हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। इस तरीके से 12 टॉपिक जो आपके हैं इकोनॉमी में 12 टॉपिक। ये इकोनॉमी का ऐसा सेक्शन है जिसमें सब लोग बोलते हैं कि करंट का रोल है, लेकिन इसमें जो 5-6 टॉपिक आपके स्टैटिक आते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहां से आपको 14-15 क्वेश्चन मिलेंगे इन 12 टॉपिक्स में से, तो आपको कायदे से पढ़ना है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा हमने लिया है साइंस, ठीक है ना। साइंस ऐसा पोर्शन है जहां से अगेन आपको 15 से लेके 20 क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। आप इसमें देखेंगे फिजिक्स का, हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तब भी 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न आ जाते हैं, जिससे काउंट आपका 6 से 8 प्रश्न का बन जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलाकर, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। इसमें सबसे तगड़ा आपको जो फोकस करना है वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे, ठीक है ना। ये एक बेसिक चैप्टर है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन मिल जाता है हमेशा, लगातार ऐसा होता है, हर ऑल्टरनेट ईयर में यहां पर एक प्रश्न आपका मिल जाता है आपको। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा आपको ऑप्टिक्स चैप्टर है, ठीक है, जहां से आपको हमेशा प्रश्न फिजिक्स के आते हैं और तब भी लोग बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं। इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स चैप्टर है आपका। साउंड से आपको लगातार प्रश्न मिलते हैं, सो साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। और फिर है आपका हीट्स और थर्मोडायनेमिक्स। देखिए यहां पर आप सब, मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, जहां से आपको 70 प्रश्न लगभग मिल जाएंगे। अगर 70 प्रश्न यहां से आप कर ले गए, ठीक है, और 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के जो आते हैं वो अगर आप कर ले गए, तो यहीं से आप मतलब ये मान के रखिए कि आपका पीसीएस में और आरओ आपका क्लियर होने की पूरी संभावना है। आरओ में ऑब्वियस सी बात है, हिंदी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, लगभग 50 से 55 तो स्कोर करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखिए हम लोग नॉन मेटल्स पे फोकस करेंगे। नॉन मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनके कंपाउंड्स हो गए, इस पे प्रश्न आता है। अदर आपके बहुत सारे और भी अदर कंपाउंड्स हैं, उन पे भी आपको फोकस करना है। यहां पर आपके एसिड, बेसिड्स और सॉल्ट, यहां से भी आपको एक प्रश्न मिलता है हर साल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन पे, न्यूट्रिशन पे, मेडिसिन पे। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास समय नहीं है तो घटना चक्र के जो आपके टॉपिक्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, उनके नीचे जो सोल्यूशन है उनको भी अगर आप यहां से कायदे से करके चले जाएंगे तो यहां से आपके क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए डिटर्जेंट, सोप्स एंड फर्टिलाइजर से प्रश्न आपके आ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 19वां, ठीक है। और 20वां टॉपिक जो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे अल्कोहल, पॉलीमर, एक्सप्लोजिव, फ्यूल, ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ये ऐसे हैं कि अगर आप सही से बैठेंगे तो 2 घंटे में टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, तो अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके हैं 20। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि है एग्जाम बडी, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और लिंक में आपको एग्जाम बडी का टेलीग्राम का मिल जाएगा, ग्रुप आप देख लीजिएगा नीचे। यहां बायोलॉजी के बारे में बात अगर हम लोग करें तो देखिए बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं बता दे रहा हूं, वैसे आपको विटामिन एंड न्यूट्रिशन है। यहां से आपको हमेशा प्रश्न मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है ना। विटामिन से क्वेश्चन मिलता है या न्यूट्रिशन से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। कभी कदार तो 2-2 क्वेश्चंस भी यहां पर आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है भैया ये, ठीक है। इसके बाद डिजीज एंड ट्रीटमेंट्स, ये ऐसा है जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में हमेशा मिलते हैं, ठीक है। और तब भी हम लोग गलत करके आते हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस रखिएगा, थोड़ा सा सिंसियरली इसको प्रिपेयर करिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के, ठीक है। इसके बाद देखा गया है कि आपका प्रश्न जो आता है वो कहां से आता है, आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, एसिड्स से संबंधित आते हैं, जो कि केमिस्ट्री में आप कर चुके होंगे, ठीक है ना। जैसे कि एप्पल में क्या मिलता है, ठीक, फिर आपका आंवला में क्या मिलता है, इस तरीके के एसिड्स पे क्वेश्चन आते हैं। दूध में क्या मिलता है, तो आप वो चाहे केमिस्ट्री में करिए चाहे यहां पर करिए, दोनों कहीं पर भी आप करेंगे तो कवर हो जाएगा। फिर आप देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखेंगे लगभग 50 ऐसे ब्रांचेस है बायोलॉजी के जो कि अलग अलग हैं। उसको अगर आप पढ़ लेंगे 50 याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के देख लीजिए और थोड़े बहुत 1-2 जो एक्स्ट्रा बचे वो देख लीजिए, आपका कवर हो जाएगा यहीं से, ठीक है। इसके बाद टेक्सोनॉमी पे बहुत प्रश्न आते हैं, तो टेक्सोनॉमी को भी देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको लोग अवॉइड कर देते हैं। और फिर आपका बायो फर्टिलाइजर, ये बायो फर्टिलाइजर जो है ये एक्चुअली इकोलॉजी के साथ
ठीक है ना, इकोलॉजी के साथ क्या करता है, क्लैश करता है। तो इसको चाहे आप इकोलॉजी में कंसीडर करिए, चाहे यहां कंसीडर करिए, यहां से हमेशा आपको बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन मिलते हैं। इस बार भी बीओ के पेपर में आपने देखे थे 2 प्रश्न आए थे लगभग यहां से, ठीक है। तो साइंस में, साइंस को इकोनॉमी को मिला के लगभग आप 26 टॉपिक कवर कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 26, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग इसके बाद इंडियन पॉलिटी। देखिए इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो कि सबसे सेफ है। सबसे सेफ इसलिए है क्योंकि यहां पर चीजें जल्दी बदलती नहीं है और लिमिटेड है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि इंडियन पॉलिटी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग होता है। यहां पर 15-16 क्वेश्चन जो आते हैं, आप इसको पक्का अच्छे से प्रिपेयर करिए और यहां पर स्कोर करिए, क्योंकि यहां से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लिमिटेड है, यहां पर चीजें चेंज नहीं है। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, ये एकदम फिक्स है और यहां से आपको स्कोर करना चाहिए। जिसका भी सिलेक्शन होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो पॉलिटी के क्वेश्चन हमेशा सही करता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है, जहां से मुझे लगता है हमेशा प्रश्न आते हुए आपके पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज जो है, यहां से हमेशा प्रश्न आते हैं। आप देख लीजिएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंचायती राज अलग से दिया हुआ है। पंचायती राज जैसे इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट दिया हुआ है, सोशल डेवलपमेंट अलग से है, वैसे ही पंचायती राज अलग से है। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। कभी कभी 4-4 क्वेश्चन भी आए, जैसे 2018 का पेपर, 17 का पेपर उठा के देखिए, वहां ज्यादा प्रश्न आए हैं। फिर आपका बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है शेड्यूल एंड पार्ट्स का, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं शेड्यूल एंड पार्ट्स से, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। डीपीएसपी से हमेशा आता है, डीपीएसपी क्योंकि जब से बीजेपी आई है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि चर्चा में है, तो इसलिए डीपीएसपी आपको पढ़ के जाना है। डीपीएसपी पे आपके प्रश्न आ जाते हैं। डीपीएसपी का जो एनवायरमेंट वाला एंगल है उसको भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, एनवायरमेंट वाला जो एंगल है वहां से भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट एवरग्रीन टॉपिक है, इसमें देखिए ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तब भी मैंने थोड़े बहुत टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने रखा है यहां पर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न हमेशा आता है, तो देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। जैसे सिक्किम राज कौन सा बना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, गोवा कब बना, ठीक है, या नया बांग्लादेश और भारत के बीच में जो विवाद हुआ था, वो विवाद किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सुलझाया गया। तो इस प्रकार के टॉपिक्स आपको समझने हैं, यहां पर आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट से तो आते ही हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट से आप अगर सिविल यूपीएससी के अगर आप कंपैरिजन में पीसीएस का देखेंगे तो बड़ा आसान आता है प्रश्न, एकदम सीधा सीधा आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके जो आर्टिकल्स होते हैं उसको पढ़ लें और थोड़ा सा फोकस किस में करें। आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, जिसमें थोड़ा सा गहराई में पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्कोप है थोड़ा गहराई में पूछने का, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा फोकस करिएगा, बाकी तो आप रट के चले जाइएगा, चाहे वो फिर छुआछूत वाला हो, टाइटल का हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, ये सारे एकदम आपके वन लाइनर आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं बेसिकली ज्यादातर, ठीक है। तो आसान टॉपिक है, यूपीएससी की तरह नहीं है, इसमें आप अगर थोड़े बहुत चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी आपका एक टॉपिक बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। प्रीएम्बल बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैं चाहूंगा कि प्रीएम्बल लाइन बाय लाइन आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या आ जाता है प्रीएम्बल पे कि अरेंजमेंट आ जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन से शब्द पहले आए कौन से बाद में आए। तो प्रीएम्बल एक बार आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है, आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा प्रीएम्बल याद करने में, और एक बार याद कर लेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं आपको पॉलिटी में। मैं बता दे रहा हूं, साइंस और पॉलिटी ऐसा है जहां पर रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, खासकर पॉलिटी में। फिर आपका प्रेसिडेंट, और मैं चाहूंगा प्रेसिडेंट और गवर्नर आप एक साथ पढ़ लें, प्रेसिडेंट और गवर्नर एक साथ पढ़ लें। इसमें आप प्रीवियस ईयर्स के थोड़े क्वेश्चंस की हेल्प लीजिए, बहुत ज्यादा गहराई में प्रश्न नहीं आते, मैं बार बार बोल रहा हूं। यहां पर अगर आपके बहुत टफ बनाएंगे भी क्वेश्चन, तो वो 15 में से 2 या 3 क्वेश्चन टफ होंगे, बाकी आपके एकदम सिंपल होंगे, ठीक है। तो यहां पर टाइम वेस्ट मत करिएगा बहुत ज्यादा। अगर आपने पढ़ रखा है गहराई में, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऊपर ऊपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पे एनालिसिस करके आप पढ़िएगा केवल, ठीक है ना। ज्यादा टाइम यहां पर ना लगाइएगा पॉलिटी में, क्योंकि टाइम कम बचा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, यहां से भी आता है। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आप एक बार कंपेयर करके पढ़िएगा, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत सारे विवाद हो रखे हैं इस बीच पिछले 2 सालों में, तो यहां से प्रश्न एक आपका बनने की संभावना है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और सेंटर स्टेट रिलेशंस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बहुत बनता है, यहां से मुझे ऐसा लगता है एक प्रश्न इस बार आएगा सेंटर स्टेट रिलेशन से, ठीक है। बाकी आप अटॉर्नी जनरल, सीएजी, ये ऐसा टॉपिक है जहां पर हमेशा लगभग आप मान के रखिए हर ऑल्टरनेट में 1-2 करके पूछते ही हैं प्रश्न। सिटीजनशिप पे बहुत मुद्दा रहा है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा, मैं चाहता हूं इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ें सिटीजनशिप को, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ें, ठीक। ये चैप्टर आप डिटेल पढ़े, मतलब आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आप बहुत डिटेल में पढ़े। इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से
पढ़ लें बस, ठीक है। तो 3 हमने सब्जेक्ट कवर करे हैं, 41 टॉपिक्स हैं इसमें। अगर आप इसमें 6-7 टॉपिक हर दिन पे करेंगे, ठीक है, चलिए पॉलिटी में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी आप टॉपिक जो हैं दूसरे सब्जेक्ट के 5 से 6 टॉपिक्स हमेशा हर दिन आराम से पेपर कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा आप लोगों का काम केवल पढ़ना है, ठीक है, इसलिए आप लोग 6-7 टॉपिक कवर करिए ताकि आप लोग 30 दिन में इसको कवर कर लें और बाकी बचे दिन जो है, ठीक है, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए तो आपके पास समय नहीं है, इसको बस आप रिवाइज करिए, ठीक है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं आपके इंडियन हिस्ट्री, और इसके सबसे ज्यादा आपको टॉपिक भी इसलिए मिलेंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं हमेशा हर साल, तो यहां से आपको सबसे ज्यादा टॉपिक्स भी मिलेंगे। आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा आता है, तो हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा प्रश्न आपके कहां से आते हैं। तो मेरे हिसाब से विद्रोह से आपके हमेशा हर साल आपको प्रश्न मिल जाता है, कभी कभार आपको 2-2 प्रश्न भी मिल जाते हैं विद्रोह से। तो विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसको आप बिफोर 1857, ठीक है, 1857 से पहले और 1857 के बाद, इस तरीके से आप इसको क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 1857 के बाद जो किसान आंदोलन हुए उसको भी आप इसी में कंसिडर कर सकते हैं, यहीं पर आप कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज बता दूं, रिवोल्ट में आप डेट जरूर याद करिएगा भैया, डेट पे प्रश्न हमेशा आ रहे हैं, लगातार प्रश्न आ रहे हैं, कौन कब रहा है, डेट पे प्रश्न आते हैं। तो यहां पर ये जो है थोड़ा रटान विद्या जिसको बोलते हैं ना, रट्टू तोता वाला काम आपको करना पड़ेगा। डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी और इसको आप 2-3 बार रिवाइज करिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डेट जरूर याद करिएगा। मैच द फॉलोइंग तो आप कर ही लेंगे अगर डेट आप सही से याद करेंगे उसकी, तो ठीक। फिर यहां से आप देखिए बहुत आसान प्रश्न आता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में, ठीक है, यहां से हमेशा एक प्रश्न आपको मिला है। यहां पर आपको चांसेस हैं स्टेटमेंट वाले प्रश्न मिल जाएं, स्टेटमेंट के आधार पे, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा आप, ठीक है। अच्छा प्रश्न यहां से बनता है, कभी कभार आपको इस चैप्टर से ही 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपको वॉइसरॉय गवर्नर से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, आप देखेंगे हमेशा मिलता है, गवर्नर जनरल गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर जनरल वॉइसरॉय यहां से मिलता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको एक प्रश्न मिलता है क्रोनोलॉजी से, तो मैं चाहता हूं क्रोनोलॉजी में अगर आप उठा के देखेंगे तो 1917 से 1947 के बीच की जो क्रोनोलॉजी है ये ज्यादातर आती है, ये ज्यादातर आती है। या फिर आती है आपकी क्रोनोलॉजी जो आपके आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ठीक है ना, या नेपाल के साथ युद्ध जो हुआ इस प्रकार के, या अफगानिस्तान के साथ, वहां पर आता है। लेकिन यहां से आपको प्रश्न मिलने की संभावना ज्यादा है, मतलब कि गांधी जी का जब से रोल स्टार्ट हुआ 1917 से, वहां से आपको प्रश्न मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप अगर बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हुए उनपे प्रश्न आपके लगातार बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भैया ध्यान से पढ़ लेना, कुछ ही हैं आपके, कुछ आपके बंगाल में थे, कुछ ब्रिटेन में थे, कुछ बॉम्बे में, कुछ मद्रास में, इनको याद कर लेना, यहां से आपको एक प्रश्न मिल जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यहां पर बहुत सारे आपके कमीशंस बने हैं, यहां पर बहुत सारे आपके एक्ट्स आए हैं, इनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, यहां से लगातार आपके प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ही आसान आते हैं, 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन यहां पर आते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। फिर आपका यहां से देखेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं, कई सालों में, तो वो है क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, एक एक जो यहां पर इसके साथ नेता इन्वॉल्व हुए उनका रोल, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, है ना। कौन सा ब्रॉडकास्टिंग को देखता था, कौन कहां से संचालन कर रहा था, कौन बिहार में था, कौन उत्तर प्रदेश में था, कौन बॉम्बे में था, तो इस प्रकार से इसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़िएगा, यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे मूवमेंट हुए, जैसे होम रूल मूवमेंट हुआ आपका, ठीक है ना, उसके साथ कौन इन्वॉल्व था। जैसे आपके बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया हुए, वो भी आपको याद रखना है। उनके साथ जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में भी आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। एनी बेसेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में मालूम होना चाहिए, इस प्रकार के जो उस समय के नेता थे, ठीक है, जिन्होंने आंदोलन चलाए, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स आप पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। किसी भी बुक में आप अगर किसी भी बुक से पढ़ते हैं तो उसके मिसलिनियस वाले सेक्शन में, पीछे वाले सेक्शन में आपको बुक्स एंड ऑथर ज्यादातर मिल जाते हैं और वहीं से आपके प्रश्न बन जाते हैं। यहां से आपका मैच द फॉलोइंग आ जाता है या आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछ जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन तो मतलब ऑलमोस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन है उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, चाहे फिर वो लखनऊ हो, चाहे बंगाल विभाजन के समय हो, चाहे सूरत स्प्लिट हो, ठीक है, चाहे वो पहला आपका कांग्रेस सेशन हो, या फिर लाहौर का सेशन हो, ठीक है, या कैलकाटा का सेशन हो। तो जो इंपॉर्टेंट सेशंस है, या एनी बेसेंट या गांधी जी का भाई, इस प्रकार के जो आपके इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो आपको इंपॉर्टेंट सेशंस यहां पर करने हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस लगातार आए हुए हैं, उन्हीं को बार बार आपको फिर से देखना है, उनके सीक्वेंस को समझना है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में जैसे वीर सावरकर हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है, इनके जो अलग अलग एसोसिएशंस थे, लंदन हाउस हो गया, ठीक है, फिर आपका भीका जी कामा हो गई,
इस तरीके से आपकी चीजें जो है आपको थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में भी फोकस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहां से प्रश्न बनेगा बीजेपी की गवर्नमेंट, और मुझे ऐसा लगता है वहां से क्वेश्चन ये थोड़ा सा उठा के रखेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट तो आप ये जानते हैं, इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं बात कि गांधी एंड मूवमेंट्स, गांधी जी से जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, क्योंकि यहां से हमेशा आपको एक प्रश्न मिलता ही मिलता है, ठीक है। फिर चाहे गांधी जी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन हो या पार्टिसिपेशन नहीं हो, ठीक है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स हो, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किसी के बारे में दिए हो, वक्तव्य दिया हो, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके आते हैं। यहां से हम लोग ने पॉलिटी में कवर नहीं करा था, इसलिए हम लोग यहां कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो संवैधानिक विकास हुआ भारत का, उस पर प्रश्न आपके आ जाते हैं, चाहे फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हो, ठीक है ना, फिर चाहे कैबिनेट मिशन के बारे में बात हो, ये सारी चीजें आपकी जो है आपको कायदे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हो, ठीक है ना, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो, चाहे एक्ट हो 1935 का, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए यहां पर, ठीक। उसके बाद यहां पर अच्छा आपको शुरुआत करनी है 1773 से, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम से जो भी डेवलपमेंट हुए, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही है। और फिर आखिरी टॉपिक है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें छूट गए हैं, लेकिन मेरा फोकस केवल है 70 प्रश्न का। 70 प्रश्न अगर आप इनको कर लेंगे तो 70 प्रश्न आप यहां पर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक क्या है। हमारा दूसरा टॉपिक है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का। ये थोड़ा सा एनालिसिस मेरी है, ठीक है, यहां पे मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये मेरी एनालिसिस है कि सल्तनत पीरियड हो गया चाहे मुगल पीरियड हो गया, यहां पे प्रश्न जो आपके आते हैं बेसिकली कहां से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। जैसे म्यूजिक हो गया, पेंटिंग्स हो गई, आर्किटेक्चर उनके हो गए, ठीक है, यहां से प्रश्न आपके आते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एकता क्या है, ठीक, इस प्रकार से, या फिर जो टैक्स लगाते थे वो लोग, जजिया टैक्स, ठीक, या खुम्स क्या होता है, इस प्रकार से प्रश्न जो आपके हैं यहां से प्रश्न हमेशा आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो सल्तनत और मुगल में फोकस ज्यादा करें, वो लिटरेचर पे करें, ठीक है, किसने कौन सी किताब लिखी, ठीक, किसने किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन करा, राइट, इस तरीके से चीजें जो है आपकी आती हैं। मतलब मराठा में, महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, जो मराठा एम्पायर थे वहां पर किस प्रकार के आपकी सिस्टम चलती थी, चौथ क्या था, ठीक है, टैक्स के सिस्टम जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो आते हैं वो सारी चीजें करें। फिर मुगल्स में आपको म्यूजिक एंड पेंटिंग में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कौन म्यूजिक में इंटरेस्टेड था, कौन पेंटिंग में था, कौन क्या पेंटिंग करता था, कौन क्या बजाता था, ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम में आ जाती हैं। तो यहां पर आप इस पे फोकस ज्यादा करें, है ना, यहां से प्रश्न आपके ज्यादा आते हैं। अगर मिडिवल में आपके 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 4 क्वेश्चन आप यहां से मान के रखिए। इसके अलावा एक उम्मीद ऐसी जगाई जा रही है, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि विजयनगर एम्पायर पे इस बार एक प्रश्न बनेगा, विजयनगर एम्पायर पे आप फोकस करिएगा, और सूफी और भक्ति मूवमेंट पे एक प्रश्न बनेगा, ठीक है, इन पे प्रश्न बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी आपका सिख सेक्ट और मराठा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, चांसेस थोड़े कम है, चांसेस ज्यादा यहां पर है, ज्यादा प्रश्न यहां से ऊपर वाले में आएंगे आपके, ठीक है। तो यहां पर आपके 63 टॉपिक्स हो गए। आइए हम लोग देखते हैं अर्ली मिडिवल में और एंशिएंट में क्या है। अर्ली मिडिवल में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो अर्ली मिडिवल में गुर्जर प्रतिहार हो गए, पाल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, जिनके बीच में त्रिदलीय संघर्ष हुआ था आपका, ठीक है ना, जो आप जिसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, वो जो हुए थे त्रिदलीय संघर्ष, ठीक है, उनके बारे में आपको यहां पर फोकस करना है। राजपूत के बारे में आपको फोकस करना है, राजपूत के बारे में फोकस करना है, ठीक है ना। फिर आपको यहां पर अब मैं बता दे रहा हूं कि सातवाहन वंश, इसके मतलब काफी पहले है वो हालांकि, लेकिन आपको जो दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा फोकस करना है, दक्कन के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका बुद्धिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आप बहुत सारे प्रश्न बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न आए होंगे वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। अब वो चाहे बुद्धिज्म के टाइम पे हो, ठीक है, महात्मा बुद्ध के टाइम पे हो, चाहे फिर वो कनिष्क तक हो या कनिष्क के बाद भी हो, ठीक है ना, जैसे आपका धर्मपाल हो गया, पाल वंश हो गए या गुप्त वंश हो गए, ठीक है, किसने क्या बनाया, विक्रमशिला किसने बनाई, नालंदा किसने बनाया, ओदंतपुरी किसने बनाया, इस प्रकार के बुद्धिज्म से सारे टॉपिक जो रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जैनिज्म इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको इंस्क्रिप्शन से, सोर्सेस से प्रश्न मिलते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन और सोर्सेस से जो प्रश्न आते हैं, अभिलेखों से प्रश्न आते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में आते हैं, और मौर्य साम्राज्य के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रश्न आपका आ जाता है, ठीक है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वहां से प्रश्न आ जाते हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस आपको करना है, मौर्य साम्राज्य में आपको फोकस करना है, अभिलेखों पे, स्रोत पे, कहां से क्या मिला, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है। और इसके अलावा आप देखेंगे गुप्त में भी आपको यही फोकस करना है, सोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में गुप्त में भी आपको फोकस करना है, उनके स्रोत क्या थे, कहां से किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये सारे प्रश्न जो आपके हैं ये आते हैं कहां से,
इस एंशिएंट में आते हैं। सोर्सेज मैंने एक अलग से टॉपिक लिख रखा है, ये पहला टॉपिक होता है बेसिकली। अगर आप किसी भी किताब में, अच्छी किताब में खोलेंगे तो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये आपका पहला टॉपिक होता है, चाहे फिर वो मिडीवियल की हो चाहे फिर वो एंशिएंट की हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे हिसाब से यहां से हमेशा हर साल 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। छोटा टॉपिक है। इसी सोर्स में आप अगर देखेंगे तो सही से आपका वेद भी कवर हो जाएगा। इसी सोर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज, मतलब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत के बारे में आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए और यहां से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। बाकी लिटरेचर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, किसने कौन सी किताब लिखी, ठीक है ना। तो कलहण ने कौन सी किताब लिखी, ठीक है, हर्षचरित किसने लिखी, इस तरीके के आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। या कालिदास की कोई किताबें हो गई आपने, किसने लिखी, ठीक है, किस अभिलेख में लिखा हुआ, अभिलेख पे आता है पुलकेशिन द्वितीय ने किस अभिलेख में लिखा है कि हर्षवर्धन को आ रहा है। इस प्रकार से प्रश्न जो आते हैं आपके अभिलेखों पे, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर आर्किटेक्चर पे, मंदिरों पे प्रश्न आपके आ जाते हैं, मंदिरों पे प्रश्न आते हैं, तो मंदिरों पे थोड़ा आर्किटेक्चर जो है, मंदिर है, यहां पे प्रश्न है आपके। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका क्या, ये चोल चेर पल्लवा, ठीक है ना, ये वाला जो सेक्शन है आपका पांड्या। साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री भी थोड़ा सा आपको पढ़नी पड़ेगी। यहां से प्रश्न आपके लगभग 2-3 आ रहे हैं, आप देखेंगे ये फंसा देते हैं, हिस्ट्री के वो क्वेश्चन है जो फंसाते हैं आपको, तो थोड़ा फोकस। और आखिरी में ऑब्वियस ही बात है कि हड़प्पा आपका जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको एंशिएंट में करना है। तो लगभग 70 टॉपिक तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं कहां, एक और बड़े सब्जेक्ट को कवर करने, जो कि है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, तो मैंने थोड़ी एनालिसिस और अच्छी करी है। तो यहां पर आप देखेंगे स्थानीय पवन से आपका प्रश्न एक आता है, लोकल विंड्स पे प्रश्न आता है आपका, ठीक है, महासागरीय जलधाराओं से प्रश्न आता है, एटमॉस्फेयर से प्रश्न आता है, एटमॉस्फेयर से आपके प्रश्न आते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जलवायु प्रदेश से आपके प्रश्न आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, जलवायु प्रदेश, और इस बार भी यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बॉटम रिलीफ फीचर्स जो हो गए, बॉटम रिलीफ फीचर्स मतलब कि समुद्र के नीचे, चाहे जैसे पिछली बार टेलीग्राफ प्लेटू पे आ गया था, तो इस बार हो सकता है प्रशांत महासागर पे आ जाए, जो आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, उसके नीचे कौन कौन से पठार हैं, किस प्रकार के रिजेस हैं, ठीक है ना, कटक जो हैं, उन पे प्रश्न आ जाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी जो एक बार प्रश्न पूछता है, उसी से संबंधित 2-3 साल तक वो ट्रेनिंग चलाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। अब आपके आते हैं जो देखिए फैक्चुअल है टॉपिक, भारत और विश्व की जनजाति, जहां से हमेशा प्रश्न आते हैं, जो कि बहुत आसान है आपका, ठीक है, जो आपको मालूम होना चाहिए। भारत, विश्व के और भारत का परिवहन सिस्टम, मतलब कि बंदरगाह, रेल मार्ग, जल मार्ग, जैसे साइबेरियन हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, तो इनके रेल मार्ग के एक एक स्टेशन, कौन कौन से स्टेशन पे रुकती है, यहां तक की आपको जो है जानकारी मालूम होनी चाहिए। जलमार्ग अगर कोई है भारत का, तो जलमार्ग कहां कहां होकर रुकता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आपका एक प्रश्न बनता है, छोटा टॉपिक है, बहुत आसान से अगर आप पढ़ेंगे तो 2 घंटे में टॉपिक कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। भारत और विश्व का औद्योगिक नगर, ये भी हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, कि स्टॉकहोम किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बॉस्टन किस लिए प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा, डेनवर किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहां पर ये आपका एक क्वेश्चन यहां पर बनता है। फिर इसी प्रकार से विश्व और भारत का खनिज, यहां पर तो जो है बेसिकली खनिज वाला जो है, ये इंडियन मिनरल बुक जो आर्थिकी आती है आपकी, वहां पर आपको फोकस करना है, वहां से प्रश्न आपके बनेंगे इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका विश्व और भारत की जल संधियां। देखिए जल संधियां वाला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल हो गए, स्टेट हो गए, चाहे भारत के हो, ठीक है, चैनल्स, या वर्ल्ड के कोई चैनल्स हो, आपके इंग्लिश चैनल हो भले, या आपका बेरिंग जल संधि है, जिब्राल्टर है, ठीक है, बॉस्पोरस है, इस प्रकार से अलग अलग है आपके, बे हैं, बहुत सारे आपकी खाड़ियां हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। भारत और विश्व की नहरें, बांध, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 100% यहां से प्रश्न आता है, ठीक है ना, 100% यहां से प्रश्न आता है। चाहे अब अच्छा यहां पर एक और चीज जोड़ लेना, यूपी की भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पिछले बार यूपी से प्रश्न नहीं आया था, इस बार उम्मीद है कि यूपी से यहां पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं से प्रश्न आए, बीओ में हिंट दी है, ठीक है। तो हमारे लगभग 80 टॉपिक हो गए ये। अब देखिए कुछ बचे हुए और टॉपिक आपके कौन से हैं, भारत और विश्व की प्रमुख चोटियां, श्रेणियां और घाटियां, तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए भाई, ठीक है ना, कौन कौन सी श्रेणी है, एंडीज कहां है, रॉकीज कहां है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहां पर कौन कौन सी ज्वालामुखी है, इस प्रकार की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मैपिंग वाली जो एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज मैपिंग की, ठीक है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि जो मैपिंग की एक्सरसाइज होती है किसी भी बुक में, पीछे जिसको हम बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके जो हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। मैं आपको बता रहा हूं कितने टॉपिक, ये सारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और इससे पहले वाले भी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक टॉपिक पढ़ना है क्या, बायो ज्योग्राफी का, जो जिसको हम बोलते हैं
मृदा चैप्टर से, ठीक है ना। ये बायोज्योग्राफी का है, इसको आप बायोज्योग्राफी में याद रखिएगा। बायोज्योग्राफी में आप इसको कवर करें, सॉइल को पढ़ें, सॉइल के साथ एक और चैप्टर है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, एग्रीकल्चर को पढ़ लें। एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर में जैसे आपका क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न आ जाता है आपका, ठीक है ना। किस प्रकार से फार्मिंग होती है, फार्मिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं, वहां से भी प्रश्न आपका आ जाता है। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। एग्रीकल्चर से क्रॉपिंग पैटर्न पे, फार्मिंग पैटर्न पे, जो कि बच्चे नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, वहीं से पीसीएस वाले जो हैं क्वेश्चन पूछते हैं, और यहां से क्वेश्चन इस बार बनता है, ठीक है। अगर बनेगा तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके पेपर के बाद इसी वीडियो पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि विश्व के प्रमुख समुद्र हो गए, द्वीप हो गए, ठीक, फिर आपकी झीलें हो गई, यहां से तो प्रश्न आते ही, जलप्रपात से प्रश्न आते हैं, ये सारे हमेशा हर साल आने वाले हैं, तो इनको तो आपको प्रिपेयर करना ही है, इसमें सोचना ही कुछ नहीं है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपका ज्वालामुखी हो गए, जितने भी ज्वालामुखी हो गया, भूकंप, सुनामी हो गया, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आया था, हिमालय वाला प्रश्न आया था पिछली बार, ठीक, इस बार भी कोई प्रश्न आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके, ये इंपॉर्टेंट 87 टॉपिक हो गए आपके भूगोल के। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट इन इकोलॉजी। लगभग 19 से 20 क्वेश्चन लगातार इस टॉप यहां से आ रहे हैं, और सबसे आसान है यहां पर स्कोर करना। देखिए सबसे ज्यादा तो आप याद रखिएगा, यहां पर प्रमुख दिवस और थीम जो होती हैं, ठीक है ना, वहां पर आ जाता है। एनवायरमेंट डे कौन सा है, टाइगर डे कौन सा है, ठीक है ना, ओजोन डे कौन सा, इस प्रकार से आपके बहुत सारे दिवस आ जाते हैं, और हर साल दिवस की एक थीम होती है, उन थीम पे प्रश्न आ जाते हैं। तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहां पर मिल जाते हैं, एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। बायोम से आपको 2 प्रश्न मिल जाते हैं लगभग, ठीक है ना। बायोम से जैसे सवाना पे प्रश्न आ गया, ठीक है, या किसी घास के मैदान पे प्रश्न आ गया, सेल्वास फॉरेस्ट पे प्रश्न आ गया, टुंड्रा क्लाइमेट पे प्रश्न आ गया, तो ये सब क्या है, बायोम के अंतर्गत आते हैं, बायोम के अंतर्गत, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो होते हैं आपके, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस होते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। कन्वेंशंस और एग्रीमेंट जो होते हैं, किगाली एग्रीमेंट हो गया, वियना कन्वेंशन है आपका, मॉन्ट्रियल है, क्योटो है, इसके अंतर्गत इसमें थोड़ा सा इस बार गहराई से पढ़िएगा, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़िए, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है क्योटो हो गया, किगाली हो गया, ठीक है ना, फिर आपका मॉन्ट्रियल हो गया, यहां पर थोड़ा गहराई से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको फोकस करना है। इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एक्ट जो भारत के हैं उनको थोड़ा सा आपका करना है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के हो, ठीक है, इकोलॉजी से हो, चाहे एनवायरमेंट से हो, दोनों में आपको देखना है, इकोलॉजी और एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे टाइगर से हो संबंधित, एलिफेंट से हो, राइनो से हो, इनको फोकस आपको करना है, ठीक। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, और आपको यहां पर हमेशा मिलते ही मिलते हैं, ये याद रखिएगा, यहां पर आपको मिलते ही मिलते हैं। एक चीज मैं और चाहूंगा, यहां पर आपको बायोम के साथ साथ आप जो है नेशनल पार्क्स को कर लीजिएगा, नेशनल पार्क्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, अभ्यारण्य जिनको हम बोलते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी यहीं पर इसी के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। भारत की, केवल भारत की करिएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है, भारत में ही आपके प्रश्न आ जाते हैं, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की और वर्ल्ड की, ठीक है ना, इंडिया और वर्ल्ड की जो है उनके मुख्यालय कहां पर है, कब स्थापना हुई है, उनके थोड़ा सीक्वेंस भी याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सीक्वेंस में प्रश्न आ जाते हैं। जैसे आपने बीओ के पेपर में देखा होगा, क्रिसल, इकरा, ठीक है, ये रेटिंग एजेंसीज है, इनकी आपने सीक्वेंस पूछ ली स्थापना दिवस के हिसाब से, तो भाई यहां पर तो आपका बनता ही बनता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक। तो यहां पर हो जाए, चाहे इकोनॉमी वाले में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपको ये स्थापना वर्ष जो है याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कुछ टॉपिक है जहां से हमेशा प्रश्न आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है ना, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया आपका, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, ओजोन डिप्लीशन हो गया, ओजोन डिप्लीशन बड़ा न्यूज में है इस वक्त, आर्कटिक ओजोन जो होल है वो कम हुआ है, तो यहां से एक आपका प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हमने रखी हैं उनको याद कर लीजिएगा सीक्वेंस से, ठीक है ना, उनको सीक्वेंस से आप याद कर लीजिएगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से चीजें आपने इनिशिएटिव हुई है हिस्ट्री से लेके, ठीक है ना, रियो समिट के बारे में हो चाहे, ठीक है, उसके बाद की चीजें हो, सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फिर बायो जियोकेमिकल साइकिल से आपके प्रश्न आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल पे जब हम बात करते हैं, राइजोबियम होते हैं आपके, ठीक है ना, वो हो गए, या फिर आपके एजोटोबैक्टर्स हैं इस प्रकार के, या फिर आप देखेंगे साइनोबैक्टीरिया हो गए, अलग अलग आपके मतलब जो है बैक्टीरिया से संबंधित या फंगस से संबंधित, ठीक है, प्रश्न आपके यहां पर आते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप छोटी छोटी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, जैसे इकोटोन क्या होता है, ठीक है, इकोटोन क्या है मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। जैसे पिछली बार आपने देखा था बायो रेमिडिफिकेशन क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती हैं, फिर आपकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सारी चीज मालूम होनी चाहिए। फिर आपका है एयर और वाटर पोल्यूशन, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए,
ठीक है, यहां से प्रश्न आपका आ जाता है, जैसे कि एसिड रेन के बारे में प्रश्न आ जाता है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि वाटर पोल्यूशन पे प्रश्न आपका एक आएगा, ठीक है, सीवर मैनेजमेंट को लेके यहां पर एक प्रश्न बनता है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 97 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 70 प्रश्न मिनिमम यहां से आने चाहिए। यूपी से पिछली बार प्रश्न नहीं आए थे, तो इस बार मुझे लगता है यूपी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, और यहां पर मैंने बोला है आर्ट एंड कल्चर यूपी की आपको मालूम होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज उद्योग और मिनरल्स खनिज कौन कौन से मिलते हैं वो मालूम होना चाहिए, और भूगोल के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसमें आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी आएंगी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी आएंगे आपके। ठीक है, ये आपके जो हैं 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा हो गए। ठीक है ना, ये आपके कितने टॉपिक हो गए? 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो आपको मालूम होने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपने आखिर तक ये वीडियो देखी है, इन टॉपिक्स को नोट डाउन करा है। नहीं भी नोट डाउन करा है तो टेलीग्राम का ग्रुप हमारा एग्जाम बडी का ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स लेके आऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, कैसे आप वहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। इस तरीके की थोड़ी बहुत ट्रिक्स वाली वीडियो जो होंगी मैं वो लेके आऊंगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा ठंडे दिमाग से अच्छा स्कोर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।